सबने दिया था, किसी ने ना दिया हो? मॉक नहीं दिया और क्लास में आ गए, क्या बात है। कैसा कैसा था ओवरऑल मॉक? सही था, मुनासिब था, आसान था, मुश्किल था, मुनासिब था? सर सोचना पड़ा था, थोड़ा सवाल पढ़ने पड़े। थोड़ा थोड़ा हर सवाल थोड़ी थोड़ी थी वो। थोड़ी थोड़ी क्या थी? तुर्शी थी। थोड़ी थोड़ी। मेरे ख्याल में वैसे अगर देखा जाए ना तो इस मॉक के अंदर ना सिर्फ 2-3 चीज़ें थी बस, बाकी इसके अंदर जो था ना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। 1 बाय 1 सवाल को देखते हैं। आप सबके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं ना? किसी के पास ना हो? किधर है? क्यों? तो चेक हो गया, मिला नहीं वापस? तो शहजादे उसके साथ लगा नहीं हुआ? इस शहजादे बैठे हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े शहजादे बैठे हैं इस दुनिया में। ओके जी, अब मुझे बताइए किसी के पास मॉक की एक्सेस ना हो क्वेश्चन पेपर की? नहीं है? सॉरी, ये क्विज़ से निकाल लें कोई, ये दिखाइए एक पेपर कोई सा दिखा दे मुझे। ओए होए होए, पेपर नहीं लगा हुआ इसके साथ? पेपर नहीं लगा हुआ किसी के साथ? चले मैं मंगवाता हूँ। वैसे लगा होता है, वैसे इन्होंने लगाया नहीं। चले मैं अभी करता हूँ, 1 मिनट बंद कीजिएगा कैमरा। जी क्वेश्चन पेपर सबके पास है? ओके, पहले सवाल पे हैं, एक इंतहाई आसान सवाल जिसको देख के आपको शर्मिंदा हो जाना चाहिए था। ठीक है, शर्मिंदा हो जाना चाहिए था आपको। 12 सवाल पढ़ लेते हैं। मेसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ केमिकल, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉस्ट आर अप्लाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ केमिकल। आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया गया है, लेकिन ये 1 यूनिट का नहीं है, ये 100 यूनिट्स का है। तो अगर आप इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1 यूनिट पे आ ही जाएंगे आप। द मंथली प्रोडक्शन सेल्स बजट इज 10,000। ये भी बजटेड डाटा है कि हमने सोचा था कि एक महीने में हम 10,000 यूनिट्स बना लेंगे। द सेलिंग प्राइस इज 60 पर यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। यहां से एक्चुअल डाटा शुरू होता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 23 द फॉलोइंग एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। हमने 10,600 यूनिट्स बेच दिए, सेल वैल्यू थी 630। यहां से आप सेल प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हैं। मटेरियल परचेज और यूज एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो आपने यही यूज करना है। लेबर के आर्स आ गए और फिक्स्ड ओवरहेड्स आ गए। द कंपनी यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, देयर इज नो इन्वेंट्री एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द मंथ, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। यार इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, इससे आसान सवाल लिटरली नहीं हो सकता। ये वो सवाल है जो पहली क्लास के अंदर ना वेरिएंस एनालिसिस की पहली क्लास में करवाया जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल में अगर हम इसके अंदर बात करें कि आपका जो बी पार्ट है, जो आपने रिकंसिलिएशन बनानी थी बजटेड में और एक्चुअल में, इसमें मुझे बस ये बता दें कि आपने बजटेड प्रॉफिट निकाला कैसे था? क्यों? तो रिकंसिलिएशन आपने कैसे किया? क्या मतलब? नहीं, आपने देखें हम रिकंसिलिएशन कैसे कर रहे होते हैं, हम शुरू करते हैं बजटेड प्रॉफिट से। इसमें जितने एडवर्स होते हैं वो हम लेस कर देते हैं और जितने फेवरेबल होते हैं वो ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल आ जाता है। तो अब आप बताएं आपने कैसे किया? क्या किया था? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें इसमें जब उसने बात की हो ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी यूजिंग वेरिएंसेस यू हैव कैलकुलेटेड, तो इसका मतलब होता है रिकंसिलिएशन बनाना। ओके, तो इसमें आपको रिकंसिलिएशन बनानी थी। तो ये जब भी स्टेटमेंट की बात करेगा या तो रिकंसिलिएशन डायरेक्ट बोल देगा, या अगर स्टेटमेंट बोलेगा तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर रिकंसिलिएशन बनानी है। ओके, अब सवाल यह है कि बजटेड प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं। बजटेड प्रॉफिट के लिए आपको बताया था कि हमें बजटेड यूनिट्स चाहिए होंगे या बजटेड, ठीक है, तो बजटेड यूनिट्स हमारे पास हैं जी 10,000। सेल प्राइस क्या करनी है? डायरेक्ट प्रॉफिट ही निकाल लें, डायरेक्ट बजटेड प्रॉफिट ही निकाल लें। मुझे बताइए कि आपके पास इस वक्त सेल प्राइस है 60 पर यूनिट और इसमें से मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? ये 4,000 की कॉस्ट जो है ये 100 की है, एक की कितनी होगी? 40। इसी तरीके से लेबर 300, 100 की है, एक की 3, और ओवरहेड्स पे है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है ना, एब्जॉर्प्शन, तो बस ठीक है जी, फिक्स भी शामिल कर लें। 200 डिवाइड बाय 100 2, तो टोटल आपकी कॉस्ट होगी 45। सेल प्राइस है 60, 60 माइनस 45, 15 का आपका प्रॉफिट है, तो 10,000 इंटू 15 लें जी, 1.5 लाख रुपए का आपका बजटेड प्रॉफिट आ गया। तो बस बाकी इसमें फेवरेबल ऐड करें, एडवर्स लेस करें तो रिकंसिलिएशन बन जाएगी।
तो मेरे ख्याल में दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। इसमें आपके 8 जमा 6 14 से 14 आने चाहिए थे। कितने आए हैं वैसे आप लोगों के? वैसे आप में से पास कौन कौन है? कितने नंबर है जी मेरे भाई? कितना किया था? तो क्यों सारा क्यों नहीं किया? आता था, दिल नहीं कर रहा था? अच्छा आता था, दिल नहीं। पेपर में भी ऐसे ही कीजिएगा, आता दिल नहीं कर रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, रोनाल्डो। ओह, मेसी और रोनाल्डो, मैन ये तो ऐसे सारे अजीब अजीब से सवाल है। अच्छा ये सवाल ना मैं एंड में डिस्कस करूंगा। इसमें थोड़ा कुछ भी नहीं था, इसमें सब ठीक था। ये सवाल देखने में ना बड़ा शरीफों वाला सवाल लगता है, सॉरी ये लफ्ज यूज नहीं करना, बड़ा आसान सा बड़ा मुनासिब सवाल लगता है, लेकिन जब आप इस सवाल में उतरेंगे ना तो ये सवाल जो है ना फिर आपको बताएगा। ओके, ये 16 नंबर का सवाल एम ही नहीं था, इसके अंदर बस एक ट्रिक था, अगर आपने वो पिक कर लिया तो सवाल हो जाना था। लेकिन फिर भी अगर वो आप पिक नहीं भी कर सके फिर भी सवाल पास हो जाना था। अगर वो ट्रिक आप ना भी पिक करते तो फिर भी ये सवाल पास हो जाना था। ऐसा नहीं है कि ये फेल हो जाना था, सवाल फिर भी पास हो जाना था। बाद में करते हैं। 3 पे आइए। Suarez Engineering Company makes 40,000 units per year of a part if uses in the manufacturing of its product. The per unit manufacturing cost of this part is as follows. उसने आपको per unit manufacturing cost दी है 71.70. An outside supplier has offered to sell the company all of these parts it needs for rupees 59.20. देखें जी, हम अगर मैन्युफैक्चर करते हैं इन हाउस तो हमारे पास कॉस्ट कुछ और है, 71.70 है, लेकिन अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो 59.20 बनती है। If the company accept this offer, the facilities now being used to make the part could be used to make some more units of a product that is in high demand. लेकिन जी अगर कंपनी बाहर से खरीद लेती है ना तो एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है वो किसी और चीज में इस्तेमाल हो सकती है। द एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन दिस प्रोडक्ट वुड बी रुपीज 3,52,000 पर ईयर इफ द पार्ट वर परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर ऑल ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ द पार्ट वुड बी अवॉइडेड। तो भाईजान एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो इस पार्ट प्रोडक्ट पर है वो 3.5 लाख रुपए 352 है, और अगर ये पार्ट हम बाहर से खरीद लेंगे ना तो जितनी हमारी लेबर है ना वो तो बच जाएगी, वो बच जाएगी। However, rupees 21.90 of the fixed manufacturing overhead cost being applied to the part would continue even if the part were purchased from the outside supplier. तो आपको कुछ ना कुछ बात समझ आ ही रही होगी कि अगर आप बाहर से खरीद भी लेंगे, देखने में नजर आ रहा है कि बाहर से 59.2 का मिलता है, हमें 71.70 का पड़ रहा है तो बाहर से क्यों ना खरीद लें, लेकिन वो कहता है नहीं भाईजान ऐसे नहीं है, आपको 21.9 की एक फिक्स कॉस्ट है वो फिर भी इनकर करनी पड़ेगी। This fixed manufacturing overhead cost would be applied to the company's remaining product, और ये fixed cost जो है वो बाकी प्रोडक्ट्स पे अप्लाई कर दी जाएगी। How much of the unit manufacturing cost of rupees 71.70 is relevant in the decision whether to make or buy the part? वो कहता है बता दो कि ये 71.7 जो है वो किस तरीके से रेलिवेंट है ये डिसीजन लेने में। हाँ जी बताइए, सोल्यूशन है आप सबके पास? ठीक है, हाँ जी बताइए, कुछ सोल्यूशन देकर आए आप लोग क्या? नहीं, सोल्यूशन तो मैंने ग्रुप में भेज दिया था यार, एक दफा बंदा देख ही लेता खुद भी, ऊपर से दे तो ऊपर से देखा, क्या पता लगा इसमें? नहीं फिर भी बताइए, हाँ जी क्या कर रहे हैं जी इस सवाल के अंदर? ओके देखिए, इस पार्ट के अंदर हमने यह बताना था कि 71.70 कितना रेलेवेंट है इस डिसीजन के लिए कि हमें बाय करना है या मैन्युफैक्चर करना है। देखिए अगर मैं रेलेवेंट डिसीजन के कॉन्सेप्ट पर आऊं तो रेलेवेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं जो शायद शुरू में भी आपको दी थी। मिसाल के तौर पे अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन आपके पास क्या होती है जी कि आप बस पे चले जाएं, या एक ऑप्शन आपके पास होती है आप जहाज पे चले जाएं। अब घर से, अब आप जब दोनों को एवेल्युएट करेंगे तो आप दोनों को कैसे एवेल्युएट करेंगे? घर से डेवो टर्मिनल पे जाने का किराया 500 और टिकट आगे 2500 की, तो अगर बस पे जाऊंगा तो 3000 किराया लगेगा, और अगर प्लेन पे जाता हूं तो घर से एयरपोर्ट जाने का किराया 500 और उसके बाद टिकट होगी मिसाल के तौर पे 10,000 की। अब भाईजान जो चीजें सेम है ना वो आप अगर अवॉइड भी इररिलेवेंट भी कर देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों में ही होना है। अब जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे फैसला करते हैं कि कौन सा हॉस्टल जो है उसमें रहना है, तो हॉस्टल भाईजान आप हॉस्टल में रहने के लिए ये डिसीजन आपका रिलेवेंट नहीं होगा कि देखो घर से लाहौर भी तो जाना है,
वो तो आप जिस हॉस्टल में मर्जी रहेंगे आपने जाना ही जाना है, वो खर्चा आपका लगना ही लगना है। हाँ, जो हॉस्टल का रेंट वगैरह है वो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा, वो एक रेलेवेंट चीज है, लेकिन घर से लाहौर जाना वो एक रेलेवेंट है, क्योंकि दोनों सूरतों में आना पड़ेगा। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं रेलेवेंट कॉस्ट की, तो मेरे ख्याल में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये तीन चीजें हैं जो कि लगनी ही लगनी है। ओके, लेकिन अगर मैं फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करूं तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो 24.6 के इन हाउस में है, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इसको बाहर से खरीद लेता हूं तो 21.90 लगेंगे, जबकि डिफरेंस दोनों का कितना बनता है निकालो, 24.60 माइनस 21.90, क्योंकि अगर मैं बाहर से खरीदूंगा तो 2460 कम होके 2190 हो जाएंगे ना, 2.7। तो इसका मतलब है कि मेरी नेट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी, 2.7। तो 2.7 इज रेलेवेंट नाउ। अब 2.7 रेलेवेंट है, 2460 में से 2190 तो दोनों में लगने हैं। कुछ बात समझ आई? तो भाईजान इसमें इस तरीके से आपने जवाब देना था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और ये जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं 3 पॉइंट, ये आपने जो भी आंसर निकाला 2.9, 2.7 जो भी निकाला, इसको आप टोटल करेंगे और बताएंगे कि भाईजान इस तरीके से हमारी रेलेवेंट कॉस्ट निकलेगी। ओके ओके, बहरहाल 2 नंबर का था, दैट वाज इजी, लेमन स्क्वीजी। असल जिंदगी तो घूमनी थी पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में, लेकिन घूमनी क्या थी, ये भी आसानी बात थी यार। ये पेपर जिसका पास नहीं हुआ ना वो मिले जरा मेरे से। कैलकुलेट द नेट टोटल बेनिफिट स्लैश लॉस ऑफ परचेजिंग द पार्ट रादर देन मेकिंग इट। वो कहते हैं कि भाईजान मुझे बता दें कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है अगर आप पार्ट क्या करते हैं, बाय करते हैं, प्रॉफिट है या लॉस है। ओके, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि अगर आप पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो कितनी कॉस्ट लगती है, बताइए। सॉरी, हाँ जी बताएं जरा, और बोलिए तो सही। 71.70 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है, टोटल बताएं कितनी है। जी बताइए। चालीस 40,000 टोटल यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट्स पर निकालें। ओके जी, देखिए आसान तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है जी, 71.70। ओके 71.70, और कितने यूनिट्स बनाने हैं मुझे, 40,000, बताइए। 2868,000 ले जी, ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसमें किसी को इशू। ओके, और अगर मैं बाहर से खरीद लेता हूं तो बाहर से खरीदने पे कॉस्ट कितनी, 59.20 है। 59.20 इंटू 40,000, बताइए। 2368, तो बस ठीक है, फैसला हो गया। हो गया फैसला? नहीं सर, अभी नहीं हुआ फैसला, क्योंकि अगर मैं बाहर से खरीद भी लूंगा ना तो फिर भी कितनी कॉस्ट है जी, 21.9 की कॉस्ट तो भाई लगनी ही लगनी है। तो क्या वो आप शामिल नहीं करेंगे, ये भी तो शामिल करना है आपने, बताइए।
876000 ले और ठहर तो जा। हाँ तो वो नहीं लगेगी ना, लेबर नहीं लगी, वह खत्म हुई बात। तो मैंने कौन सी लेबर की कॉस्ट शामिल की है? मैंने तो फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट शामिल किया, वो तो ऑटोमेटिकली निकल गया। जब मैं 21.9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिक्स्ड ओवरहेड से, तो लेबर ही गया, मटेरियल भी गया, खत्म, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो तो गया इसके अंदर। लेकिन एक बात वो यहां पर करता है सेकंड पैराग्राफ में कि अगर मैं अपनी फैसिलिटीज यूज नहीं करूंगा, मैं बाहर से चीज खरीदूंगा ना, तो मैं दूसरी प्रोडक्ट बना सकूंगा और उस प्रोडक्ट से एडिशनल कंट्रीब्यूशन 3,52,000 का आ जाएगा, लिखा हुआ है। तो अगर वो आ जाएगा तो क्या वो मेरी कॉस्ट में कमी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बताइए, अब बोले बलोची भाई। 2892 ने सबका बेड़ा गर्क किया हुआ है, 2892,000। ओके, तो भाईजान अब ये मेरी नेट बाइंग कॉस्ट है अगर बाहर से खरीदता हूं, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो किस में फायदा है, बाहर से खरीदने में या खुद बनाने में? देखें, खुद बनाने में फायदा है, वरना आप बाहर से खरीदेंगे तो 24,000 का लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे निकल रहा है? 2892 बाहर से खरीदने की कॉस्ट, 2868 खुद बनाने की कॉस्ट, ले 24,000 का लॉस होता है अगर बाहर से खरीदते हैं। तो खुद ही बनाए बैठ के, खानी है इन लोगों ने बिरयानी, बनाए घर बैठ के। ओके, मुझे लग रहा है चाय भी नहीं आ रही। क्या चीज? देखें, अगर आप देखें, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। अगर आप उस तरीके से चलेंगे ना तो दो कॉलम नहीं बनेंगे, वो ऊपर नीचे कैलकुलेशन हो जाएगी। वो डिफरेंशियल्स की तरफ से होगा, जो इसका सोल्यूशन है ना वो डिफरेंशियल से हुआ है, थोड़ा मुश्किल तरीके से हुआ है। इधर आसान बात है, ये जरा बात समझ आ जाती है, वो जरा समझाना मुश्किल है। ओके, किधर है तुम्हारा दोस्त? और ये दो तैयार हो गया सर वो नहीं आया आज। हाँ जी, ये समझ आ गया ना? बाबा ठीक है, टेंशन क्यों लेता है मेरा भाई? आसान था प्रोसेस कॉस्टिंग। भाई को पता लगा, भाई के पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं था, कमाल होगी यार। ओके जी, 4 पे है। वाइन रूनी इज द मैनेजिंग, कौन है यार ये? पता नहीं किसने पेपर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सबकी ख्वाहिशात जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूरी कर दी जाएंगी। वैसे ही बंदा बैठा होता है, जेन में नाम नहीं आ रहा होता था, फिर जो कुछ सामने आ रहा होता है बंदा कर देता है वही। इसमें ऐसी क्या बात है? ओए होए होए, कौन लोग हैं यार ये? छठे में कौन है? क्या बात है? 7 में? ओ तेरी है। ओ मैन, बात को इधर ही रखिएगा, जीएचक्यू से मुराद गब्बर हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है? अपना ध्यान इधर मत लेके जाइएगा, हालात वैसे ही बड़े खराब हैं आजकल। यार यकीन करें, जब मैं ये सवाल बना रहा था ना तो मेरे सामने ना खबरें चल रही थी, तो मेरे सामने जो भी आ रहा था मैं वो लिख ही जा रहा था। पहले वो जरा स्पोर्ट्स लगी हुई थी, फुटबॉल में देख रहा था, तो जरा उसकी भी चल रही थी, तो मैंने वो नाम लिख दिया। फिर वो अब्बू ने कहा बेटा जरा खबरें देखनी है, मैंने कहा लगा दे। तो जो जो नाम आते जा रहे थे मैं फिर लिख ही जा रहा था। मैं कहा ठीक है, खैर है। फिर एंड पे आईएमएफ ही आया, देखें उसी ने बचाया आपको 9वें में। अच्छा चले चौथे सवाल पे। वाइन रूनी इज द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ अच्छा, ये सवाल कौन सा है जी?
अच्छा वो ये सवाल बड़ा आसान था, ये आपका बेसिकली जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग का सवाल था, उस टॉपिक का था। वेन डूनी इज द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ अ बिजनेस दैट हैज जस्ट फिनिश अ बिल्डिंग ऑफ अ 60 रूम गेस्ट हाउस। Rooney anticipates that he will rent these rooms for 16,000 nights next year और 16,000 रूम नाइट्स यानी कि 16,000 रूम नाइट्स जो हैं वो इनकी सेल हो जाएंगी। All rooms are similar and will rent for the same price। सब रूम्स का रेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। Rooney estimates the following operating cost for next year। अगले साल की कॉस्ट उसने दी हुई है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट हर रूम में 30 रुपए लगेगी। फिक्स कॉस्ट सैलरी 1750, मेंटेनेंस 370 और अदर ऑपरेटिंग 14 लाख और टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी 35,20,000। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द गेस्ट हाउस इज रुपीज 9.6 मिलियन। टोटल 9.6 मिलियन लगा के शायद ये गेस्ट हाउस बना है। द पार्टनरशिप्स टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25% और ये सोच रहे हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट की है ना कम से कम उसका 25% हमें रिटर्न प्रॉफिट की सूरत में आना चाहिए। Rooney expects that demand for rooms will remain uniform throughout the year। डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। He plans to price the rooms at full cost plus a markup on full cost to earn the target return on investment। उसकी कोशिश ये है या वो प्लान ये कर रहा है कि जो उसने रूम प्राइस निकालनी है वो निकालनी है फुल कॉस्ट और उसके ऊपर कुछ ना कुछ मार्कअप उसने लगाना है। और मार्कअप कितना लगाना है? इतना लगाना है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए, ऑब्वियसली 25%, ऑब्वियसली 25%। तो बताइए जी द प्राइस क्या चार्ज होनी चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, व्हाट शुड बी द प्राइस? पहले मुझे ये तो बताएं ना फुल कॉस्ट क्या होता है। जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ही प्लान्स टू प्राइस द रूम्स एट फुल कॉस्ट, ये फुल कॉस्ट क्या होता है? फुल कॉस्ट क्या होता है? ये मैंने लिखवाया हुआ है। फुल कॉस्टिंग किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का दूसरा नाम है फुल कॉस्टिंग। खुदा के बंदो, तो इसका मतलब यह है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स कंसिडर करने हैं। ओके, आज 23 फरवरी है, सुना है आपके एडमिट कार्ड्स भी आ गए हैं। हाँ, कल किसी ने लिखा हुआ था वेबसाइट नहीं खुल रही, कोई बात नहीं, खैर। ओके मेरे भाई, सबसे पहले मुझे यह बताइए कीमत क्या चार्ज होनी चाहिए? रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे रिवर्स कैलकुलेशन? सबसे पहले तो सवाल यह है कि टोटल प्रॉफिट वो कितना मांग रहा है आपसे? टोटल प्रॉफिट वो आपसे कितना मांग रहा है? वो चाह रहा है कि मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% मिल जाए। तो 96 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 25% रिटर्न है। बताइए, सॉरी एग्जैक्ट ले जी, 2.4 मिलियन का प्रॉफिट होना चाहिए। अब इसके बाद फिक्स कॉस्ट होती है, वो भी आपको सवाल में गिवन है। किसी अमाउंट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हुई होगी। और बोले कितनी है फिक्स कॉस्ट सवाल में? 35,20,000। बांट दें सर, कैमरा बंद कर दें। ओके जी, फिक्स कॉस्ट सवाल में कितनी है जी? 35,20,000 की। 35,20,000 की फिक्स कॉस्ट है। वर्क बैक करके बताएं कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अब बोले तो सही। ले जी, इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो हमारे पास क्या है, होना चाहिए। ओके, अब मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रूम नाइट्स कितनी है जी? 40,000। बोले फिर खामोश है। अच्छा सॉरी, 16,000 है। तो 16,000 से डिवाइड करें, देखें क्या आंसर आता है। अगर 16,000 से डिवाइड किया जाए तो इसका मतलब है कि 370 का कंट्रीब्यूशन पर रूम आना चाहिए। ऐसे ही है, सवाल में उसने ऊपर बताया हुआ है कि 30 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर 30 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है तो इसका मतलब है 400 रुपया अगर रूम रेंट होगा तो 30 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट होगी तो 370 का कंट्रीब्यूशन होगा। 16,000 होंगी तो ये सारा कुछ हमारा उस हिसाब से बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको 400 रुपए रेट रखना चाहिए। ठीक है जी, सब चीजें पढ़ी हुई हैं आपने, सब आसान है, सब समझ आ रहा है। पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है। अंग्रेजी के मसले नहीं खत्म होते इनके। जी IMF से पढ़ेंगे। ओके जी, अब ओके प्लीज खामोश हो जाए।
अब अगले सवाल में वो कहता है कि जी टोटल ऑपरेटिंग इनकम बता दें कितनी है। तो इसमें क्या है, यही आपने दोबारा एज इट इज बना देना था। कैसे बनाना था, 400 इंटू 16,000 कितना बनेगा, 64 लाख। ये आपकी सेल्स हो गई। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, स्टेटमेंट बनानी होती है ना। फिर इसमें से आप लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 30 की है इंटू 16,000 कितना बनेगा, 16,000 इंटू 30 बताएं, 4,80,000 कितना बना जी कंट्रीब्यूशन। देखिए वो लिखा तो हुआ है सर। ओके उसके उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, वो लिखी तो हुई है सर। रिजल्ट क्या है, वो लिखा हुआ तो गया मैसेज में है, वो भी यही कहेगा। ओके तो 35-20 और नेट प्रॉफिट 24 लाख। तो ये स्टेटमेंट आपने बनानी थी। दिखाइएगा क्लास के बाद मुझे। वो आपने अनजाने में यही कर दिया होगा, ये भी हो सकता है ना, यही कर दिया हो तो वो सही हो गया हो। सर बस ऊपर वाला ठीक है, बाकी ठीक है। जी वेरिएबल कॉस्ट ठीक है, बस ऊपर वाला चेंज है, उसके बाद चेक कराइएगा, जिन जिन को इश्यूज है ना क्लास के बाद आप मुझे दिखा दीजिएगा पेपर अपने। गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते, देर लगी मगर अब आपने पेपर चेक करना सीख लिया। आगे चले, पॉइंट नंबर 3, द मार्कअप एज अ परसेंटेज ऑफ द फुल कॉस्ट ऑफ रूम नाइट। हाँ जी, अब सवाल में उसने बताया था कि आपने क्या करना है जी, एक कॉस्ट के ऊपर मार्कअप लगाना है। सवाल यह है कि वो मार्कअप अब कितना होगा, और फुल कॉस्ट से मुराद सिर्फ वेरिएबल नहीं है बल्कि फिक्स्ड कॉस्ट भी है। ओके तो बताइए जी क्या करना है इस सवाल में, इस पॉइंट में क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालनी है जी, कितना कॉस्ट के ऊपर मार्कअप लगाएंगे क्या आपकी सेल प्राइस आ जाएगी। बताइए क्या करना है, वो बोले तो सही जी। सबसे पहले हमें कॉस्ट निकली तो ये 30 रुपए, ये सिर्फ वेरिएबल है, उसने फुल कॉस्ट कहा हुआ है, तो फुल कॉस्ट में तो हमें फिक्स कॉस्ट भी लानी पड़ेगी। अब मसला ये है फिक्स कॉस्ट तो टोटल है, उसको पहले आपको पर रूम पे लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक कॉस्ट हो गई 30 रुपए वेरिएबल, और फिक्स कॉस्ट है 35 लाख और 20,000 डिवाइडेड बाय 16,000 कितना बनेगा, 220। तो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट जो पर रूम आपको पड़ रही है वो 250 है, आप कितना चार्ज कर रहे हैं, 400, 150 ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो सर कितने परसेंट मार्कअप उसने कहा हुआ है, मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे होता है, ये पता है ना आपको, मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे होता है। तो अगर मार्कअप कॉस्ट पे है तो जो 150 आप चार्ज कर रहे हैं वो परसेंटेज भी कॉस्ट के ऊपर ही होगा। बताइए 60% जी, ये ले 60% आप मार्कअप चार्ज कर रहे हैं। Point number 4. Rooney's market research indicates that if the price of a room night determined in requirement 1 is reduced by 10%, वो कहते हैं कि अगर प्राइस जो 400 रुपए की है ना, इसको 10% कम कर दिया जाए, यानी 40 रुपए कम कर दिया जाए, 360 कर दिया जाए, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रूम नाइट्स रूनी कुड रेंट वुड इंक्रीज बाय 10%। तो ये जो 16,000 हम रूम नाइट्स रेंट कर सकते हैं ना, ये 10% बढ़ जाएंगी। तो बताइए करना चाहिए कि नहीं, करके देख लेंगे, पेपर में लिखा है भाई करके देख लेंगे, तो कहेगा अगली दफा आ जाए हम भी देख लेंगे। ओके तो ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू में 400 अब 10% कम हो जाएगा, क्या इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो रूम नाइट्स हैं उसको 10% बढ़ाना है, तो 16,000 इंटू 1.1। बताइए सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। अब बोले बलोची भाई 179 क्या, वो नहीं यार, ऐसी है, नहीं हो सकता ना यार, 17,960, वो नहीं हो सकता ना यार,
सर 177200000 सर्वा मल्टीप्लाई करना आपने प्लस का साइन लगा दिया। ओ यार ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है यार, खुदा का वास्ता है यार। सर 177 हाँ अब ठीक है ना। 6 6 क्या तुम 63,36,000 नहीं कह सकते? अजीब रिजर्व डाला हुआ है। ओके लेस करेंगे अब, खामोश खामोश, लेस करें वेरिएबल कॉस्ट। अब जरा गौर कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट में क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्यों सर? कॉस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो 30 ही रहेगी। लेकिन जो आपके ये चीज है ये बिल्कुल बदल जाएगी इंटू 1.1। बताइए, बोले अब बोल। वकील बन के आ गया आज। 5 2 ओह ये बोला ना मेरा भाई। हाँ जी बताएं, चीफ मिनिस्टर कितना है जी? सॉरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 5808। क्या फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने की जरूरत है? दोनों में सेम ही है, दोनों में सेम ही है। तो सर प्रीवियस मेथड में कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है ये। प्रीवियस मेथड से मुराद ये है कि 400 रखें 16,000 रखें, लेकिन अगर 360 कर दें और इसको बढ़ा दें तो कंट्रीब्यूशन आता है इतना। तो क्या हमें रेट कम और रूम नाइट ज्यादा करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, इसमें कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। जो चल रहा है वही चलने दें, 400 रखें और रूम नाइट 16,000 रह देते हैं। क्या चीज? तो डिसीजन का जो आधा नंबर होगा मिल जाना चाहिए। बस ठीक है तो ओके चाहिए। हाँ भाई आप कुछ पूछ रहे थे? हमारा पूरी जिंदगी नहीं चलना इतना दिमाग पेपर की बात करते हो। और थोड़ी सी कोई दिमाग लगा लोगे ना तो चल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो इतना दिमाग चलने में कोई मसला नहीं है। पढ़ते हो नहीं तुम? ओके जी आइए क्वेश्चन नंबर 5। ये नाम मैं नहीं पढ़ सकता, आगे से मैं पढ़ रहा हूं। अब तो पढ़ ले, अब क्या है? और वो चला गया जिसका सबको इंतजार था, नहीं वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। क्वेश्चन नंबर 5, बाजवा मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स among the many hundreds of components which it purchases each year from external supplier for assembling into the finished article are drive belts at ₹40 each of which it uses यार ये सवाल इतना तो आसान है ना कि मैं क्या अब आपको कराऊं। ये सवाल बहुत आसान है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, डिस्कस कर लेते हैं। ले जी, फिनिश्ड आर्टिकल आर ड्राइव बेल्ट्स एट ₹40 each, प्राइस उसने दे दी, ऑफ विच इट यूजेस 4000 यूनिट्स पर एनम, और 4000 यूनिट शायद साल की डिमांड है, एनुअल डिमांड उसने दे दी। इट इज कंसिडरिंग चेंजिंग इट्स परचेजिंग डिलीवरी एंड इन्वेंट्री होल्डिंग ऑफ दिस आइटम, फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिसी, दिस विल रेज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस। ऑर्डर्स हमारे जब पॉलिसी चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। डिक्रीज इन ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹375 पर ऑर्डर, करंटली इट इज फिक्स्ड एज ₹1000 पर ऑर्डर। नहीं जी, वो कहता है कि आप अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 375 पर ऑर्डर पे रिड्यूस कर दें, अभी ये 1000 पर ऑर्डर पे है। एंड इंक्रीज इन होल्डिंग कॉस्ट बाय ₹4, और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो ₹4 से बढ़ा दें, अभी ये 20% ऑफ परचेज प्राइस पे है। If successful, this will provide the model for switching most of its inward supplies. Calculate the benefit or loss from the new proposed policy. हाँ जी, इस सवाल में करना क्या था सबसे पहले ये तो बताएं। सबसे पहले आपने करंट ईओक्यू निकाल लेना, ठीक है। करंट ईओक्यू निकालेंगे तो आपके पास एनुअल डिमांड तो 4000 ही रहेगी, ऐसे ही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट 4000 लेना है। और खुदा के बंदो, करंट मॉडल में ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? और 1000 है, 4000 कहां से आ गई? मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछी है, जो कॉस्ट पर भाई ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है ना। तो एनुअल डिमांड 4000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? 1000 रखेंगे ना, 4000 आप लोग बोल रहे हैं। ओ अच्छा यार, लड़ने लग जाते हो। ओके, और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? 20% ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितनी है? 40 है, तो उसका 20% ले लें 8, तो आपके पास करंट कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी ईओक्यू आ जाएगा करंट। उसकी बेस पे आप टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे, उसकी बेस पे टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकाल लेंगे, और दोनों को जमा करेंगे, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद नई पॉलिसी पे आ जाए। नई पॉलिसी पे क्या होगा? आपकी एनुअल डिमांड सेम रहेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने बता दिया कितनी होगी भाई, 375 हो गई, और इंक्रीज इन होल्डिंग कॉस्ट बाय ₹4, वो 8 से 12 हो जाएगी। नई कॉस्ट निकाल लें और दोनों को कंपेयर कर लें। हाँ जी, नई पॉलिसी में फायदा है, पुरानी में है?
अपनी याद। सर इसे पुरानी पॉलिसी में फायदा था। ओके ठीक है जी, आए शेख रशीद साहब पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, Sheikh Rashid Limited manufactures a single product. Its workforce consists of 10 employees who work a 36-hour week exclusive of lunch and tea breaks. 10 लोग हैं और हर बंदा एक हफ्ते में 36 घंटे काम करता है और इसके अंदर लंच और टी ब्रेक शामिल अभी नहीं है। The standard time required to make 1 unit of the product is 2 hours. एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, but the current efficiency ratio being achieved is 80%. लेकिन अभी जो efficiency ratio है that is 80%. No overtime is worked and the workforce is paid ₹40 per attendance hour. भाईजान आ गए ऑफिस के अंदर तो आपको 40 रुपए पर आवर के हिसाब से जाएंगे। शायद पेड आवर्स और हैं और वर्कड आवर्स और हैं, पता नहीं, अभी आगे सवाल चलेगा तो पता लगेगा, लेकिन एफिशिएंसी 80% है। Because of agreements with the workforce about work procedures, there is some unavoidable idle time due to bottlenecks in production and about 4 hours per week per person are lost in this way. इसका मतलब है कि पेड आवर्स ऊपर 36 हैं, वर्कड आवर्स 32 हैं और 4 घंटे का आइडल टाइम है, लेकिन अटेंडेंस आवर्स पे पेमेंट होती है। इट मींस कि अगर आप 36 आवर दफ्तर में बैठे हैं तो आपको 36,000 की पेमेंट हो जाएगी। ओके, The company can sell all the output it manufactures and makes a cash profit of ₹200 per unit sold. हर यूनिट को बेचने पे 200 रुपए इनका फायदा होता है। Deducting currently achievable cost of production but before deducting the labor cost. वो कहते हैं इस 200 में से ना सारी कॉस्ट माइनस हो चुकी हैं, अभी लेबर कॉस्ट माइनस नहीं हुई। पता नहीं क्यों बोल रहा है। An incentive scheme is proposed whereby the workforce would be paid a higher hourly rate in exchange for agreeing to new work procedures that would reduce idle time per employee per week to 2 hours. ये जी नई इंसेंटिव स्कीम आई है जिसमें क्या होगा, इनको ज्यादा रेट दिया जाएगा और बदले में ये कोशिश की जाएगी कि आइडल टाइम को 4 घंटे से कम करके 2 घंटे कर दिया जाए और मजीद एफिशिएंसी भी 90% यानी 10% बढ़ा दी जाएगी। डिटरमिन द मैक्सिमम इंक्रीज इन आर्ली रेट दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर न्यू वर्क प्रोसीजर टू मेंटेन द करंट प्रॉफिटेबिलिटी। तो भाई साहब कहते हैं कि जो आपकी करंट प्रॉफिटेबिलिटी है इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करें जी, इसको मेंटेन करने के लिए क्या करें, मुझे वो रेट बता दें जो इंसेंटिव स्कीम में इनको प्रपोज करना है। हाँ जी, अब बताइए, ये सवाल जरा सोचने वाला था। सोचे इजी नहीं लेना शेख रशीद लिमिटेड को भाई। पिछले सवाल बाजवा को तो आपने इजी ले लिया था, शेख रशीद को इजी नहीं लेना। सवाल की बात करूं, दिमाग इधर मत लेके जाया करें। हाँ जी मेरे भाई, व्हाट शुड बी डन? मैंने कर लिया जो करना था, 2014 में मेरा सीए हो चुका है, अब आपका टाइम है। हाँ जी बताएं यार, पेपर नहीं सोचा, अब तो सोच लेना, सवाल तो 5 मिनट में हो जाना, फिर सोचें। अच्छा अच्छा, फिर ओके, फिर अच्छा, फिर ओके जी, सवाल आपको मैं सॉल्व करवाता हूं, करेंगे आप ही। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितने घंटे इस वक्त एक बंदा ऑफिस में बैठ रहा है? 36 घंटे। टोटल बंदे कितने हैं? 10। टोटल आवर निकाल लें, टोटल आवर्स निकालने कितने बनते हैं, लिखे ना, 360। ले जी, 10 इंटू 36, ये 360 घंटे हैं जो अभी लोग दफ्तर में बैठ रहे हैं, पेमेंट इसकी बेस पे हो रही है। लेकिन जो काम हो रहा है वो तो 36 घंटे नहीं हो रहा, वो तो 4 घंटे जाया करके हो रहा है, वो तो 320 घंटे काम हो रहा है। ऐसे ही है। ओके, अगर 320 घंटे काम, तो 320 घंटे हो रहा है, तो इसका मतलब है 40 का आइडल टाइम है। ओके, मुझे बताइए कि एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। और मैं कितने घंटे काम कर रहा हूं, 360 या 320? मैं 320 काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब है 320 घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए?
160 यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन सर मेरी एफिशिएंसी तो 80% है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में मेरी एफिशिएंसी तो 80% है, तो काम भी फिर 80% होगा। बताएं। 128 यूनिट्स अभी मैं बना रहा हूं भाई, 128 यूनिट्स मैं अभी बना रहा हूं। कुछ बात समझ आ रही है? ओके। अब उसने सवाल में बताया कि 200 का प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट को सेल करने में, लेकिन लेबर कॉस्ट को माइनस करने से पहले। तो मेरे भाई अगर 128 यूनिट्स बेचता हूं, हर यूनिट पे 200 का प्रॉफिट है, तो बताइए कितना बनता है? 25,600। और इसमें से भी लेबर कॉस्ट माइनस होनी है, उसने कह दिया बिफोर लेबर कॉस्ट है। तो लेबर कॉस्ट सर मेरी क्या होगी? क्या 32 घंटों पे होगी या 36 घंटों पे होगी? वो तो 36 पे होगी। और वो कितनी होगी भाई? कितनी होगी? लेबर को मैं कितना पे कर रहा हूं? 40 इंटू 360, 14,000। तो भाई एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कितना प्रॉफिट आ रहा है? ले जी, ये प्रॉफिट मुझे मेंटेन करना है अगले के ऊपर। जो इंसेंटिव स्कीम है उस पर मुझे ये प्रॉफिट मेंटेन करना। ओके। अब आए जी इंसेंटिव स्कीम में। इंसेंटिव स्कीम में उसने बताया कि अब 10 लोग 32 नहीं बल्कि 34 घंटे काम करेंगे, 340 घंटे काम करेंगे। 340 घंटे अगर काम करेंगे तो सर कितने यूनिट्स बनने चाहिए? सॉरी 170, लेकिन एफिशिएंसी तो 90% है, 153 यूनिट्स बनाएंगे वो। तो अगर 153 यूनिट्स बनाएंगे तो 153 इंटू 200 का प्रॉफिट बोलिए 30,600। यहां पे जरा 2 मिनट गौर कीजिएगा। मुझे माइनस करनी है यहां पे लेबर कॉस्ट, लेकिन लेबर कॉस्ट के लिए मेरे पास जो पहले पर आवर रेट था 40, अब वो नहीं है, अब वो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास मौजूद है 360 घंटे। घंटे तो है ना, 360 घंटे। तो सर किसी रेट को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर कॉस्ट आएगी, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन इतना जरूर पता है प्रॉफिट मुझे 11,200 पे मेंटेन रखना है। अब यहां से वर्क बाय करके बैलेंसिंग फिगर निकालें, कितनी बनती है? 19400। 19400 को डिवाइड करें 360 पे, 53.8। तो क्या मतलब है जी? इसका मतलब यह है कि अगर आप 53.8 रुपए पे करेंगे पर आर इन लोगों को, तब आप बराबर होते हैं। सवाल में लिखा तो हुआ, डिटरमिन the maximum increase in hourly rate that can be offered for new work procedure to maintain the current profitability। और माजरत भाई उसने आपसे परसेंटेज पूछी हुई है, तो ठीक है कोई मसला वाली बात नहीं है। -40 13.8, तो 13.8 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज निकालनी जरूरी है। ओके। तो यह सवाल था आसान, लेकिन सोचने वाला था। आसान सवाल था। अब आपको लग रहा होगा ये क्या मजाक कर दिया आपने, लेकिन यह सवाल समझने वाला था, सोचने वाला था। पोर्टल पे लेक्चर आएगा ना, वहां से देख लेंगे। तुम्हारा पोर्टल बंद कराता हूं मैं, पोर्टल पे आएगा देख लेंगे। तो क्लास में क्या करना, चाय पीना है? बिरयानी 12 बजे आएगी, आपको तो 10 बजे छोड़ दिया जाएगा। 12 बजे बैठे रहिएगा नीचे, हम लाइब्रेरी में इंतजार करेंगे, तुम क़यामत तक इंतजार कर सकते हो। ओके जी। गब्बर हेडक्वार्टर्स GHQ मैन्युफैक्चर्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स and exports them to European markets। GHQ से मुराद गब्बर हेडक्वार्टर है, प्लीज ध्यान इधर रखिए, कहीं और मत जाइएगा। GHQ purchases 2 types of material for these product, leather sheets at ₹60 per foot and fabric ₹10 per meter। लीजिए इन प्रोडक्ट्स में 2 मटेरियल लगते हैं, एक लेदर लगता है, एक फैब्रिक लगता है। लेदर का रेट है जी 60 पर फुट और फैब्रिक का लगता है जी 10 पर मीटर। पर यूनिट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ऑल 4 प्रोडक्ट्स इज गिवन बिलो। जैकेट, कोट, बैग, ग्लव सेलिंग प्राइस मौजूद है। लेदर जितने फीट लगता है मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर रेट से तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। फैब्रिक मीटर 2 में लग रहा है, कोट और ग्लव्स में नहीं लग रहा। लेबर आर, मशीन आर, मशीन ए, मशीन आर, मशीन बी। अच्छा मशीन बी सिर्फ ग्लव्स में इस्तेमाल हो रही है, जबकि मशीनें चारों में इस्तेमाल हो रही है। और टोटल ओवरहेड्स आपके पास मौजूद है, मैक्सिमम डिमांड मौजूद है। The maximum demand levels include the effects of a contract already made between GHQ and what of its customer PML। Okay, PML Limited to supply 1000 units of each of the 4 products। लीजिए GHQ और PML, पता नहीं PML से क्या बनता है, एंड PML हम हो रहे हैं।
और पीएमएल और जीएचक्यू के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिसके तहत जीएचक्यू ने पीएमएल को कुछ यूनिट्स सेल करने हैं और वो है चारों के हजार, ये मिनिमम डिमांड है। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट ₹3 लाख पर एनम एंड आर एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर, और मशीन आर की बेसिस पे ये एलोकेट हो रहे हैं। लेबर आर पेड ₹3,000 पर मंथ फॉर 200 आवर्स पर मंथ ऑन एवरेज। करंटली मशीन्स आर बीइंग यूज्ड एट फुल कैपेसिटी एज फॉलोज। 30,000 पर एनम मशीन है और 3,000 पर एनम मशीन भी। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ जीएचक्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। जिस सवाल में करना क्या है सर, ये वही ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान वाला सवाल है, वही अप्रोचेस तो आपने करनी है। सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। ये सवाल करवाने की जरूरत है कि बस ठीक है, ये आसान सवाल है, वैसे हो जाना चाहिए। ओके, 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए जी, चारों की सेलिंग प्राइस, इसमें तो कोई इशू नहीं है, चारों की सेलिंग प्राइस तो क्लियरली सवाल में मौजूद है। फिर आ जाए जी लेदर पे। लेदर भाईजान 10 मीटर जिसमें लग रहा है, सॉरी 10 लेदर में फीट है, हाँ फीट है, लेदर 10 फीट लग रहा है तो ऊपर 60 रुपए कॉस्ट भी तो मौजूद है, तो 10 × 60 कर दें, तो आप जितना लेदर लग रहा है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको भाई ये कॉस्ट आ जाएगी। सेम गोज विद फैब्रिक। ओके, लेबर पे आइए, लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई? लेबर के लिए उसने आपको बताया हुआ है कि जैकेट में 3 लेबर आर लग रहे हैं, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो उसने लिखा हुआ है लेबर्स आर पेड ₹3,000 पर मंथ। एक महीने में 3,000 रुपए पे कर रहे हैं और हर महीने 200 घंटे का काम हो रहा है। क्या यहां से पर आवर रेट नहीं निकल सकता? 3,000 × 200 कितना बनता है? 150, 15, सॉरी 15 15 निकल रहा ना, तो बस ठीक है, 15 को इनसे मल्टीप्लाई करते जाए, आपके पास लेबर कॉस्ट भी आ जाएगी। ओके माय फ्रेंड, ओके आगे चले। वेरिएबल ओवरहेड्स, ये कैसे होगा सर? उसने आपको देखें, जहां पे टोटल ओवरहेड्स का जिक्र आ जाए ना, समझ जाइएगा कि ये वेरिएबल और फिक्स दोनों हैं। अब अगर जैकेट की बात की जाए, जैकेट में 50 के ओवरहेड्स हैं और आपको पता है कंट्रीब्यूशन के लिए तो हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए होते हैं, अलहदा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? उसने लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 3 लाख पर एनम एंड आर एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर। तो सर मशीन आर भी कौन से वाले? मशीन ए वाले। मशीन ए के टोटल कितने आर्स हैं? 30,000। तो सर ये देखें, ये आपका निकलेगा ओवरहेड रेट ₹10 पर मशीन आर। ऐसे ही है। अब मुझे बताइए जैकेट में कितने मशीन ए के आर्स लग रहे हैं? 2, तो इसका मतलब है 10 × 2 20। तो इसका मतलब है ये जो टोटल ओवरहेड्स 50 के हैं, इसमें से 20 फिक्स हैं, तो 30 बचे वेरिएबल, ये लिख देंगे आप। ओके दोस्त, तो ये चारों ऐसे निकल आएंगे। भाई यही गलती है, कोई बात नहीं, इसके 12.5 नंबर होंगे। अजीब लोग हैं यार, 2 नंबर कट जाएंगे मैक्सिमम, और क्या होगा? हाँ मेरे हाल में 1 आधा नंबर कटा होगा बस। ओके चले जी आगे। ले जी कंट्रीब्यूशन निकल आया। खामोशी भाई, प्लीज प्लीज खामोशी। कंट्रीब्यूशन निकल आया। ले जी कंट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बताइए क्या मशीन ए लिमिटिंग फैक्टर है कि बी लिमिटिंग फैक्टर है? दोनों ही है। दोनों कैसे हो सकते हैं? दोनों कैसे हैं लिमिटिंग फैक्टर? हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 9,000 यूनिट्स चाहिए, 0.5 लग रहा है तो 4500 घंटे चाहिए हमारे पास है 3,000, बस ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। 2 लिमिटिंग फैक्टर निकला है तो क्या इशू है? रैंकिंग डिफरेंट आई थी? अच्छा जी, बहरहाल रैंकिंग में फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं, रैंकिंग में फर्क नहीं आएगा, पेपर में कम से कम नहीं आएगा। हाँ आपने वेरिएबल नहीं किया इसलिए फर्क आ गया, वरना फर्क नहीं आएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू यार। ओके प्लीज खामोशी। रैंकिंग हो जाएगी, लेकिन आपको रैंकिंग को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ेगा, पहले चारों के 1000 बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही है, लिखा हुआ है ना सवाल के अंदर, एग्रीमेंट है हमारा, एक बहुत मोजेस कस्टमर है पीएमएल। यार आगे पीएमएल पे बात रुक रही है, तुम मैं भी अपनी आगे से एंड डाली जा रहे हो, अब फिर काफ करो, क्यों करोगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी जी। सर 1000 के बाद जो बचेंगे उसके लिए तो रैंकिंग चाहिए होगी ना। ओके तो पहले आप चारों के 1000 बनाएंगे, जो कुछ बचेगा फिर आप रैंकिंग के बेस पे करेंगे, और वो आपको वर्किंग पता है कैसे करनी है, वो पता है, वो उस पे नहीं जा रहे हम। ओके जी, आए जी क्वेश्चन नंबर 8 पे।
ये एबीसी कॉस्टिंग का सवाल था जी। ओके जी, प्लीज आइए। इमरान खान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स ए एंड बी एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। द बजटेड ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट लेबर आर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 19,000 रुपीज, 15 लाख एंड 25,000 आवर्स रिस्पेक्टिवली। बजटेड ओवरहेड्स हैं जी 15 लाख के और 25,000 आवर्स हमारे पास मौजूद हैं लेबर आर। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। दो इक्विपमेंट हैं, ले जी 3200 ए के बनाने हैं, 3850 बी के बनाने हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मौजूद है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों की मौजूद है। ओवरहेड्स ऑफ रुपीज 15 लाख कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग 3 मेजर एक्टिविटीज। उसने कहा जो आपने ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड्स अज्यूम किए हुए ना 15 लाख के, ये 3 एक्टिविटीज में डिवाइड हो सकते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग में 3 लाख, मशीन प्रोसेसिंग में 1 मिलियन और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में 2 लाख। These activities are driven by the number of orders processed, machine hours worked and inspections are respectively. Cost drivers हैं भाई ये, ठीक है, cost drivers हैं। The data relevant to these activities is as follows: 400 ऑर्डर प्रोसेस, 200 ऑर्डर प्रोसेस, 22,500 मशीन आवर्स, 23,500 मशीन आवर, 5,000 इंस्पेक्शन आवर, 15,000 इंस्पेक्शन आवर। Prepare a statement showing the manufacturing cost per unit of each product using the absorption costing method, assuming the budgeted manufacturing volume is attained. हाँ जी, आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है जी। कैसे निकालेंगे? आपके पास दोनों की मटेरियल कॉस्ट है, कितनी कितनी है? $350 और 400। उसके बाद मुझे बताइए कि आपके पास लेबर कॉस्ट मौजूद है दोनों की, कितनी कितनी है? 360 और 480। अब रह गए जी पीछे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को क्या करना पड़ेगा? ओवरहेड्स तो मेरे पास 15 लाख लमसम है भाई, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको एलोकेट करना पड़ेगा। अब एलोकेट किस बेस पे होंगे भाई? एलोकेट इस बेस पे होंगे कि मेरे पास 15 लाख को उसने 3 हिस्सों में ऑलरेडी डिवाइड करके आसानी कर दी है। ऑर्डर प्रोसेसिंग है कितना जी? 3 लाख, 1 मिलियन है मशीन प्रोसेसिंग और 2 लाख है जी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। अब क्या करें जी? अब ऐसे करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस कितने हैं ए और बी के? 600। तो आप क्या करेंगे? 3 लाख डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय ए के लिए 400 और बी के लिए 200। बताएं क्या आंसर आते हैं? 400 का बताएं क्या आंसर आता है? 2 लाख और इसका 1 लाख। ले जी, अब पहले स्टेप में तो हमने इस 3 लाख को दोनों में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से 1 मिलियन, इसी तरीके से 2 लाख, ये भी सेग्रीगेट हो जाएंगे। 1 मिलियन के लिए आपको मशीन आर पे जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको इंस्पेक्शन आर पे जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है जी? नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे? अब ये तो पर यूनिट चल रहे हैं भाई, ये तो पर यूनिट चल रहे हैं। क्या ये 2 लाख और 1 लाख क्या ये भी पर यूनिट है? क्या ये भी पर यूनिट है? ये तो टोटल है सर, ये तो लमसम है। तो सर उसने आपसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट मांगी हुई है, तो इसको भी डिवाइड कर दें। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट से करेंगे ना। अब देखें होगा क्या, जरा सुन लें, जरा सुन लें। ये 1 मिलियन भी आप दो हिस्सों में तोड़ देंगे। मैं मिसाल ले रहा हूं, वैसे मैं मिसाल ले रहा हूं कि ये 7 लाख निकलेगा, ये 3 लाख निकलेगा। एजम्पशन है। ये 2 लाख है मिसाल के तौर पे, 1.5 लाख निकलेगा और 50,000 निकलेगा। अब आप क्या करेंगे? आप इन तीनों को करेंगे टोटल। 7 × 9 10 लाख 50,000 बन रही है। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, जो कि उसने सवाल में दिए में कितने हैं? 3200। क्या आंसर आएगा? जो भी आंसर आएगा क्या वो पर यूनिट होगा? वो पर यूनिट आप यहां पर लाके ऐड कर देंगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। हाँ, टोटल डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय जितने एक है उस पर कर दें। हाँ कितना? हाँ अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कर दें, लेकिन वर्किंग में पूरा नहीं आएगा ना। नहीं, आप फिक्स्ड ओवरहेड की 3 लाइनें बनाएंगे, फिर वही 3 लाइनें अलग बनाएंगे ना। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अलग कर दें, उसमें कर दें, वर्किंग में अलग कर दें, जैसे आपकी मर्जी है, बस वर्किंग शो होनी चाहिए। ठीक है, क्लास के बाद मुझे दिखाइएगा। ठीक होगी बात? ओके ओके। Determine cost driver rates and prepare a statement showing the manufacturing of each product using activity। बट ठीक है, एक ही अच्छा सॉरी ओके माजूर। ये पहला पार्ट जो है इसका, पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? सॉरी, ये तो हमने पार्ट बी का आंसर निकाल दिया।
ये तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ना, कॉस्ट ड्राइवर की रेट पे। पार्ट ए का क्या आंसर होगा? पार्ट ए में क्या कहता है वो? पार्ट ए में कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। और बी में कहता है स्टेटमेंट शोइंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हाँ तो भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के तहत फिर क्या करें भाई? वहां पे सिंपल चीज है, सिंपल चीज वहां पर क्या होगी? पहले पार्ट में आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग है जी 15 लाख, लेबर आर कितने? 25,000। बोले बताइए क्या आंसर आता है? 60। नहीं जी, 60 पर लेबर आर आपका एब्जॉर्प्शन रेट आ गया पार्ट ए। आपने अब इनको कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग, कोई मशीन में डिवाइड नहीं किया, आपने डायरेक्टली उसका 60 पर लेबर आर निकाल दिया। ओके, अब नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे अब हम क्या कर रहे होंगे? नेक्स्ट स्टेप में अब हमने, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे बताइए कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स अब मुझे ए को एलोकेट करने पड़ेंगे? सर लेबर आर की बेस पे है, लेबर आर है ना, बताइए ए को बनाने में कितने लेबर आर लग रहे हैं? 3 लेबर आर लग रहे हैं। इस सवाल में गिवन है बिल्कुल 3 लेबर आर लग रहे हैं, तो 60 × 3 180 ले, ये इस तरीके से होगा। लेकिन जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे तो रेट चेंज हो जाएंगे। तो ये फर्क है दोनों में। उसमें एक ही स्टैंडर्ड रेट होगा जो कि सब पे लग जाएगा, यहां पे आपको एक्टिविटी वाइज कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो पहले जो हमने किया था वो बी पार्ट था, अब ये ए पार्ट है। ओके, और वो आ गया जिसका ये सवाल हो गया था क्वेश्चन नंबर 9 आपसे? नहीं, सही भी हुआ हो, ये नहीं कि कर दिया था, सही भी हुआ हो। अच्छा, इस सवाल में ना आज आपको एक ट्रिक बतानी है, इंशाल्लाह हो जाएंगे सेट। IMF Limited is manufacturing and selling 2 products, black and white, at selling price of ₹20 and 30 respectively. The following sales strategy has been outlined for the financial year 2019-2020. Sales planned for the year will be ₹8.1 million in case of black and ₹5.4 million in case of white. ठीक है जी, हमने ये प्लानिंग कर ली। The selling price of black will be reduced by 10% and that of white by 20%. सेलिंग प्राइस जो है वो 10% रिड्यूस कर दी जाएगी ब्लैक की और 20% रिड्यूस कर दी जाएगी व्हाइट की। ब्रेक इवन इज प्लान्ड एट 70% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। 70% ऑफ सेल्स वैल्यू आपका ब्रेक इवन होगा, यानी जो ऊपर 8.1 मिलियन है, ये 8.1 मिलियन का 70% क्या होगा? ब्रेक इवन। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹8,26,200 इन केस ऑफ ब्लैक एंड 7,45,200 इन केस ऑफ व्हाइट। इतना प्रॉफिट आपने रखना है। दिस वुड बी पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग द प्रेजेंट एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹4.2 मिलियन एलोकेटेड एज 2.2 एंड 2 मिलियन टू व्हाइट। वो कहता है अभी फिक्स कॉस्ट है 4.2 मिलियन, लेकिन जब आप ये सारी चेंजेस करेंगे ना, 8.1 मिलियन पे सेल्स को ले आएंगे, प्राइसेस आप अपनी कम कर देंगे, तो आपका जो प्रॉफिट 8,26,200 है ना, इसको फिर मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट में रद्दोबदल करनी पड़ेगी। वो कहता है भाईजान सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टू ब्रेक इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। वो कहता है कितने यूनिट्स बेचूं ब्लैक एंड व्हाइट के कि मेरे पास जो है वो ब्रेक इवन आ जाए। ओके, देखिए कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि उसने सवाल में सेल्स रेवेन्यू कितना बताया हुआ है? 8.1 मिलियन। ओके, अगर 8.1 मिलियन मेरे पास 8.1 मिलियन मेरे पास रेवेन्यू है, तो सबसे पहले मुझे यह बताएं कि प्राइस कितनी है? व्हाइट की बात करें, ब्लैक की बात करें, प्राइस कितनी है? बोले, ये देखिए रेवेन्यू मेरा होगा 8.1 मिलियन का, प्राइस वैसे तो 20 थी, लेकिन भाईजान अब इसको रिड्यूस करना है, उसने सवाल में बोल दिया है। कितने %? तो 0.9 से मल्टीप्लाई करके 18 कर दूं। बताइए कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 4,50,000। ये डिवाइड करके आया जी, 4,50,000 यूनिट्स आप बेच देंगे। लेकिन क्या कहने, कितना नेक इंसान है, उसने खुद ही बता दिया 70% पे ब्रेक इवन है। बोलिए, ले जी, ये वो यूनिट्स हैं जिस पे ब्रेक इवन होना है। तो मसला, सॉरी, कॉस्ट पे लगा दें, नहीं तो उससे सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। ये ले, वो ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में आ जाएंगी। ये ले 8.1 मिलियन। उसने आपसे यूनिट्स पूछे हुए वैसे सवाल में, यूं कर लें, बताएं। एक ही बात है यार, दोनों बातें एक ही हैं। इसको डिवाइड कर देंगे आप 18 पे, तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, दोनों बातें ठीक है। अजीब लोग हैं, 1 + 2 करके कहने से 2 + 1 कर दे, तो अजीब, पता नहीं
ये कोविड वाले ऐसे ही होते हैं, कोविड में पढ़ आते हैं, पता नहीं क्या पढ़ के आ जाते हैं। ले जी, अगला पार्ट मुझे बता दे कैसे होगा। पॉइंट नंबर बी, अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज टू अचीव। अच्छा ये वाइट भी ऐसे ही हो जाएगा, वो तो आप कर ही लेंगे। अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट कितनी रिड्यूस करनी चाहिए, हाँ जी ये जरा मुझे बता दें ये कैसे होगा, ये मुझे बता दें ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, बैठे मैं खामोश। फिर खामोश है। जी मेरे भाई, सॉल्यूशन भी सबके पास है, क्या सॉल्यूशन से बात समझ आई क्या नहीं? सॉल्यूशन देखा ही नहीं है, सॉल्यूशन इस वक्त छोड़े, वैसे दफा करें, क्या देखना आप लोगों ने, समझ आपको फिर नहीं आनी। ले जी 8,26,200, जरा बात सुनिएगा की बात करते हैं। 8,26,200 का प्रॉफिट हमने मेंटेन करना है, क्या ऐसे ही है? ओके, अगर 8,26,200 का प्रॉफिट हमने मेंटेन करना है और उसने मेरे से पूछा है कि फिक्स कॉस्ट कितनी रिड्यूस करूं, तो कैसे आपके ज़हन में कोई फॉर्मूला आता है? मतलब चले वो जो हम जुगाड़े लगाते थे 8,26,200, फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? वैसे तो 2.2 मिलियन है, लेकिन उसने कहा है कि अब तो ये कम हो जाएगी, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन को निकाल लें। कोई तरीका बता दें कि यहां पे 8,26,200 आए, रेवेन्यू 8.1 मिलियन है, ये उतना उसने जरूर बता दिया। हाँ जी बताएं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% कहां से है मेरे भाई? 70% तो नहीं, किधर लिखा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन है? ये बताएं। 70% पे ब्रेक इवन है ना, वो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये आप कैसे कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 30% है? इसका तो दूर दूर तक कोई निशान नामो निशान नहीं है। हाँ जी बोले। किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन निकल आए ना तो जिंदगी सुकून में आ जाए। मसला ये है ना वेरिएबल कॉस्ट है, ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ना सीएस रेशो है। प्रॉब्लम समझ आ गई? कहां के रुक गए हम? ये मिल जाए ना किसी तरीके से तो मसला हल हो जाएगा। हाँ जी बताएं जी बताएं। अवलोची भाई चुप्पी लग गई, क्या करना चाहिए? एक मिसाल छोटी सी बनाते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने बनाता हूं। प्लीज खामोशी, प्लीज खामोशी। लेट्स अज्यूम सेल्स है 100, वेरिएबल कॉस्ट है जी आपकी 40, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया 60। इसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, 40 की ना करें, 10 की कर दे, चले 15 करें इसको, नंबर्स ताकि डिफरेंट रहे। 15 करें इसको तो कितना बना जी? 45। ये प्रॉफिट है जी। मेक इट 60। पहले एक काम करते हैं, 0 कह सकते हैं, 100 ब्रेक इवन है। ओके, सीएस रेशो कितनी है? 60% है ना? 60% है ना सीएस रेशो? ओके, लेट्स अज्यूम मैं इसमें 150 ऐड कर देता हूं। अगर 150 ऐड करता हूं तो सेल 250 की हो गई। ओके, अगर सेल 250 की हो गई तो मुझे बताइए सीएस रेशो तो सेम ही रहेगी ना, एक बिजनेस की सीएस रेशो तो सेम रहेगी। तो 250 पे 60% कितना बनता है बताएं? 150, यानी कि ये 100 बन जाएगी। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, ये बन जाएगा 90। बात समझ आ गई? ओके, तो इसको जहां मर्जी ले जाएं, आपकी सीएस रेशो 60% रहनी है। ये तो एक बिजनेस है ना, एक बिजनेस ने सीएस रेशो मेंटेन की होती है, उस पर चल रहे होते हैं। इसमें किसी को इख्तलाफ? वो बोले ओके। मुझे ये बताइए
100 ब्रेक इवन था, अब सेल कितनी हो गई 250। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, क्या 150 है? 150 है। ओके, मुझे बताइए यहां तक आते आते मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 150 रुपया, मानते हैं इस बात को? नेट प्रॉफिट कितना है? 90। 90 को अगर मैं डिवाइड करूं अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से तो क्या आंसर आता है? 0.6, 60%। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बात समझ आई? यानी कि प्रॉफिट ओवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब एक काम करें, अपनी तरफ से कोई बताएं नंबर्स, कितने ऐड करूं 100 के अंदर? 100 के अंदर कितने ऐड करूं बताएं? 300 ऐड कर देते हैं, ये 400 हो जाएगा। अगर ये 400 होगा तो CS रेशो तो 60% रहेगी। कितना बनेगा कंट्रीब्यूशन? सॉरी 240, यानी कि ये कितना बन गया 160। ओके, फिक्स कॉस्ट 60 ही रहेगी और ये बन जाएगा 180। ऐसे ही है। अब 180 प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आपने 300 बताया, बताएं। देखें सेम है। तो आज आपको एक ये नया रिलेशन पता लग गया। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, मॉक भी एक सीखने की चीज है। कौन सा पेपर है वो? मॉक भी एक सीखने की चीज है। तो मेरे भाई अब यहां पर कुछ ऐसी बात बन सकती है। अब देखें, प्रॉफिट भी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है मेरे पास। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकल सकती है सर? अगर इसका 70% ब्रेक इवन है, जो कि हमने कितना निकाला था 5670, तो सर क्या 81 माइनस 5670 मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होगा? कितना है? 2430,000। तो सर ये देखें, अब डिवाइड करें 8,26,200 जो आपका प्रॉफिट है, 2430,000 ये आपका वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इनटू 100। बताएं। नहीं, परसेंटेज कितनी है? 8,26,200 डिवाइड बाय 24,70,000। सॉरी ले जी, तो ये 34%, यही CS रेशो होगी हमारी, ये CS रेशो होगी ना। तो बस इसका 34% लगा दें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। कितनी बनती है? सॉरी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आई एम सॉरी 2754,000। इसमें से माइनस करके फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग बताएं कितनी बचती है? 1,928,000। एग्जिस्टिंग कितनी? 22 लाख थी। 22 लाख थी, तो 22 लाख में से 1,928,000 माइनस का रिडक्शन आ गई। इसी तरह वाइट हो जाएगा। हाँ, तो सारी कहानी किधर थी? प्रॉफिट ओवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100 इज इक्वल टू CS रेशो। हाँ, तो इसमें तो एक फॉर्मूला ही था बस, ये उसमें तो काफी कैलकुलेशन थी ना। ये तो आसान सा सवाल था, बस फॉर्मूला आता होता तो हो जाना था। अब कुछ बातें खुद भी सोच लिया करें। अब बाबर आजम से आके कोच को, कभी किसी बैट्समैन को ये देखा है कोच ने मुझे ये नहीं बताया था कि बाज जाती गेंद को कैसे खेलना है? अजीब आदमी है यार। खैर आगे चले। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी आसान सवाल है, ये मैंने बस एंड पे आपके लिए रख दिया, वरना मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है। आए जी प्रोसेस कॉस्टिंग पे, क्वेश्चन नंबर 2। और 2 मिनट में हो जाना सवाल, इजी क्वेश्चन। ओके जी, रोनाल्डो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स अल्फा, बीटा एंड गामा बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस 4 इज द लास्ट प्रोसेस इन विच दे आर जॉइंटली प्रोसेस्ड। यहां से लगता था कि ये सवाल जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग का है, लेकिन ऐसी बात कोई थी नहीं सवाल के अंदर। उसने आपको कुछ अपॉर्चमेंट करने की बात नहीं की थी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 4। ले जी, प्रोसेस 4 की बात करने लगा। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 3, प्रोसेस 3 से 20,000 यूनिट्स आए 9,200 रुपए के हिसाब से।
ये वो यूनिट्स हैं जो पिछले डिपार्टमेंट से अपनी कॉस्ट लेकर आए। ओके, ट्रांसफर टू फर्दर प्रोसेसिंग, प्रोसेस 4 का ये आउटपुट है जो आगे जाके फिर इनकी सेपरेशन हो रही है, वो उसकी बात ही नहीं की उसने। डायरेक्ट मटेरियल्स एडेड इन प्रोसेस 4 15,000। सर यूनिट्स तो दिए नहीं हुए। इस प्रोसेस के अपने कोई मटेरियल ऐड हुए? अभी तक नहीं ऐड हुआ है भाई, उसने कई यूनिट्स नहीं लिखे हुए। इस प्रोसेस में सिर्फ कुछ मटेरियल ऐसा ऐड हुआ है जिसके ऐड होने से यूनिट्स पे या क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये बात आपको पता है। चिप्स के ऊपर जब आप वो नमक वगैरह फेंकते हैं उससे वो चिप्स बढ़ तो नहीं जाते, लेकिन मटेरियल जरूर ऐड होता है। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। ओके, डायरेक्ट लेबर, वो टाइम नहीं हुआ भाई। डायरेक्ट लेबर इनकर्ड इन प्रोसेस 4, ये लेबर की कॉस्ट हो गई, और प्रोडक्शन ओवरहेड ये 40,000 उसकी कॉस्ट हो गई। अब पता नहीं इनको टोटल कर सकते हैं कि नहीं। यूनिट्स स्क्रैप्ड इन प्रोसेस 4 1400 यूनिट्स, 14 यूनिट्स आपके जाया हो गए। पता नहीं नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। ओके, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट इज 0.5, स्क्रैप वैल्यू है जी 0.5। हाँ जी, मॉक सबको मिल गए हमें? जी जी ले जाइए। ओके जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ 3200 यूनिट्स। ले जी, सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है 3200 यूनिट्स का, और इसमें क्या क्या चीजें हैं? पिछले प्रोसेस की 1680 रुपए की कॉस्ट है, मटेरियल जो प्रोसेस के दौरान ऐड हुए वो 600, लेबर 800, ओवरहेड 1600। ले जी, यहां पर आके वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। यहां पे आके आप सारे कंफ्यूज हुए होंगे। ओके, अब सवाल चले पूरा पढ़ते हैं फिर आते हैं वापस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3600 यूनिट्स, मटेरियल 80%, लेबर 50, ओवरहेड 40। ले जी, यहां पे आके पता लगा ऊपर आके लेबर और ओवरहेड आप टोटल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दोनों की मुख्तलिफ है। तो आपको फिर कॉलम अलग-अलग ही बनाने पड़ेंगे, लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग। ओके, और नॉर्मल एक्सपेक्टेड लॉस प्रोसेस के स्टार्ट में 9% ऑफ इनपुट। ले जी, एक सुख का सांस आया, कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज। तो चलो कम से कम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को और आउटपुट को तोड़ना नहीं पड़ेगा, इकट्ठा ही लेके चलेंगे। ले जी, सारी फसाद की जड़ है यहां पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। हाँ जी, क्या रहा है पहले मुझे ये बताएं। कह रहा है सीए छोड़ दो। और तुम अपने घर के नहीं चले जाते, जान खा रहे हो हमारी। ओके मेरे भाई, देखिए बात को सुनिए। ये है जी प्रोसेस 3 और ये है प्रोसेस 4। कहीं सवाल में नहीं लिखा कि प्रोसेस 4 में अपने यूनिट्स कुछ ऐड होते हैं, कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। जितने भी यूनिट्स हैं वो यहीं से ट्रांसफर होते हैं, और वो है 20,000 यूनिट्स जो कि इस प्रोसेस में ट्रांसफर हुए। लेकिन इस पीरियड में प्रोसेस 4 में ओपनिंग कुछ पड़े हुए थे। मुझे बताएं ये ओपनिंग कहां से आए थे? 4 में ऐड हुए थे, ये भी पीछे से आए होंगे? नहीं, दैट वाज द ट्रिक भाई। इस प्रोसेस में इस महीने का अगर आप डाटा पढ़े, महीना उसने दिया नहीं हुआ कौन सा है, जो भी महीना है, इस महीने में उसने कहा कि 20,000 यूनिट पीछे से आए हैं। क्या इस पीरियड में इस प्रोसेस में कोई यूनिट ऐड हुआ है? तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि पहले ऐड होता होगा? पहले भी ऐड नहीं होता होगा। इस प्रोसेस में तो अपने यूनिट्स ऐड कभी हुए ही नहीं। जितने भी यूनिट्स पड़े हैं वो हमेशा पिछले हैं, पिछले यूनिट्स ही आगे प्रोसेस होते हैं। ये वही बात हो गई कि सारी गाड़ी तैयार हो गई, बस अब पेंट होना है। तो गाड़ी तो वही है ना, गाड़ी तो वही है, कोई मजीद चीज ऐड तो नहीं हो रही, गाड़ी तो वही है। बस किसी गाड़ी पे आधा पेंट हुआ था तो वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, लेकिन आई तो पिछले डिपार्टमेंट से थी, इस डिपार्टमेंट में तो कुछ ऐड नहीं हुआ ना। ये कुछ ऐसी बात है। अब कुछ बात समझ आई? अब ये जो मेरे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं जी? 3200 यूनिट्स। 3200 यूनिट्स पड़े हुए। अब जब यूनिट्स यहां पर आए होंगे, इन पे काम होना शुरू हुआ होगा, काम होना शुरू होगा और काम कंप्लीट हुआ होगा, तो ये आउटपुट में चले गए होंगे, ऐसी है। लेकिन जब कोई पिछले पीरियड में, पिछले महीने में कुछ यूनिट्स आए थे ना, उसमें से कुछ यूनिट्स जो है ना हमारे अधूरे रह गए थे पिछले महीने में, जो कि इस महीने का ओपनिंग बन गया, ऐसी है। अब हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा, ये मैं पिछले महीने का डाटा बना रहा हूं। पिछले महीने कुछ यूनिट्स आए, कुछ अपनी कॉस्ट साथ लेकर आए। अपनी कॉस्ट मिसाल के तौर पे कितनी साथ लेकर आए? 1680 रुपए की कॉस्ट साथ लेकर आए। फिर उस महीने में, मैं जून का महीना ज्यूम कर लेता हूं, जून के महीने में उस पर प्रोसेस होना शुरू हुआ, उस पर मटेरियल भी कुछ लगा,
उस पर लेबर भी कुछ लगी, उस पर एफर्ट भी कुछ लगे, अभी चीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी कि महीना ही ख़त्म हो गया और अगला महीना शुरू हो गया और अगले महीने के ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स बन गए 3200। अब ये जो 3200 मेरे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के पड़े हुए हैं जुलाई के महीने में, इन पे पिछले महीने में कोई कॉस्ट आ रही है, पिछले प्रोसेस की कुछ कॉस्ट आ रही है कि 1680 रुपए पिछले प्रोसेस में लग गए थे। मटेरियल के कितने लगे थे जी? 600 रुपया मटेरियल का लग चुका था, अभी मजीद और लगना है। 800 लेबर का लग चुका था, मजीद और लगना है। और 1600 रुपया ओवरहेड्स का लग गया था, मजीद कुछ लगना है। कुछ बात समझ आई? तो ये कहानी थी बेसिकली इसकी, ये कॉन्सेप्ट था इसका कि अगर आपके इस पीरियड का कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि भाईजान जो प्रोसेस 3 से वो तैयार होकर आए थे वो अपनी कॉस्ट लेकर आए। फिर इस प्रोसेस में भी तो कुछ प्रोसेस होना था ना, इस पीरियड में कुछ प्रोसेस होना था, वो प्रोसेस होने शुरू हुए लेकिन अभी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो प्रोसेसिंग अगर कंप्लीट नहीं हुई तो ठीक है, अगले महीने में फिर सारी कॉस्ट आप लेकर आएंगे। किधर, कहां पे, किधर मिसप्रिंटिंग हुई है, दिखाएं। सॉरी, नहीं 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 नहीं, क्यों 4 ही आना था? नहीं 4 ही आना था। ये किधर किधर लिखा है? ये 600 तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना, ये तो पिछले महीने में कॉस्ट लगी है। मैं तो इस महीने का बना रहा हूं। नहीं, ये प्रोसेस 4 है, महीना जुलाई है, ठीक है। प्रोसेस, सारा प्रोसेस 4 है, ये प्रोसेस 3 है। पहले जून के महीने में प्रोसेस 3 से प्रोसेस 4 में चीजें आई, अपनी कॉस्ट लेके ही 1680, और पिछले महीने में उन पे काम होना शुरू हो गया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ, महीना खत्म हो गया, प्रोसेस 4 ही है। फिर प्रोसेस 4 का अगला महीना जुलाई शुरू हुआ, तो मेरे पास कुछ अधूरा काम पड़ा हुआ था जिसमें से 1680 पिछले प्रोसेस से आया था, ये इसी प्रोसेस में लगा था। ओके, अभी बनाते नहीं, ये इधर भी आता हूं, उधर भी आता हूं। अब यहां पे प्रॉब्लम होगी आपको, ये बताने लगूं, हाँ ये मैं बताने लगूं, ठीक होगी बात। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब सवाल ये है कि चले पहले आसान काम करते हैं, क्वांटिटी शेड्यूल तो बनाए ना, ताकि जो काम हमारा, ये मिटा दूं, क्वांटिटी शेड्यूल सबसे पहले बनाते हैं जी। जी इनपुट आउटपुट, प्लीज खामोशी। ले जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं जी? सॉरी 3200। और फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कितने हैं जी? क्या यूनिट्स कुछ ऐड हुए? एडेड इन प्रोसेस 4 ऐड कुछ भी नहीं हुआ। बाकी अब नॉर्मल गेन लॉस अभी देख लेते हैं, बाद में बैलेंस करते हैं। ले जी, यूनिट्स कंप्लीटेड या ट्रांसफर्ड कितने हुए? 18,200। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस भी सवाल में दिया हुआ है, कितना है जी? अगला सवाल 9% किसका? 23,200 का कि 20,000 का? 23,200 का कि 20,000 का? बताएं लॉस होगा भरा है स्टार्ट में, बीच में, एंड में? स्टार्ट में। जैसे ही प्रोसेस 4 में चीजें आई होंगी, ठक करके लॉस। अब मसला क्या है? मसला यह है कि यह हमारा प्रोसेस 4 है, यह प्रोसेस 3 है, यहां पर ही लॉस हो जाता है। अब जो यूनिट्स पिछले डिपार्टमेंट से आए होंगे, जैसे ही एंटर हुए होंगे लॉस। क्या इस प्रोसेस में अपना कोई मटेरियल ऐड हो रहा है? अपना तो कुछ ऐड नहीं हो रहा है, ये 20,000 ऐड हो रहा है, तो 20,000 को तो कंसिडर करना ही करना है। क्या 3,200 को करना है? इस पे भी लॉस करेंगे सर। ये 3,200 जो है ना, पिछले महीने में इस प्रोसेस में आ चुका था, और जब इस प्रोसेस में आ चुका था, इसका लॉस तभी कैलकुलेट हो चुका था, तो दोबारा नहीं करना। ये कहां लिखा था? ये आपको पिछले 20 लेक्चर में पढ़ाया गया था। ओके मेरे भाई, और वैसे भी लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर आप नॉर्मल लॉस देखें ना, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। बात समझ आई? बोले बात समझ आई कि ये 3200 यूनिट्स पिछले महीने के क्लोजिंग है। तो अगर पिछले महीने के क्लोजिंग है तो पिछले महीने में इस प्रोसेस में ऐड हो चुके थे, तो अगर ऐड हो चुके थे तो लॉस तभी आइडेंटिफाई हो गया, तो दोबारा नहीं करना। तो बस 20,000 रुपए लॉस निकालें। 1800। नहीं इसमें क्यों है? नहीं इसमें नहीं आएगा, इसमें स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन ही नहीं है, बस स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस दिया हुआ, बात आता। ले जी अगली बात,
उसने तो सवाल में बताया था 1400 का लॉस है, मेरा तो 1800 का निकला है। एबनॉर्मल गेन है मेरे भाई 400। अब देखें टोटल मैच हो रहे हैं 23,300, 23,700। देखें ये भी 23,700 बनता है। मैंने टोटल नहीं किया, आप टोटल करके मैच कर लें। मैच हो रहा है? अच्छा सॉरी 23,600 दोनों का कि एक का? दोनों का 23,600। 23,600 ठीक है जी। ले जी अब आते हैं प्रोसेस अकाउंट की तरफ। जी मेरे भाई यार हम उसी तरीके से चल रहे ना जैसे हम चलते थे। अभी बताता हूँ वो उधर इक्विवेलेंट पता लगेगा, और जो नॉर्मल लॉस और अकाउंट बनाएंगे ना वहां पे सब बातें पता लगेंगी। ले जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स हैं जी? 3200। इसकी कॉस्ट कितनी है भाई? नहीं सर 1680 के साथ मटेरियल भी तो है 600, 800 लेबर भी है, 1600 ओवरहेड भी है, सबको टोटल करें सारी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है ना भाई। आप भूल रहे हैं कि ये प्रोसेस 4 है और प्रोसेस 4 में ये सारी कॉस्ट लग चुकी हैं। 1680 तो वो है जो पिछले डिपार्टमेंट से जब इधर आया था अपनी कॉस्ट लेकर आया था, लाया था ना अपनी कॉस्ट, फिर पिछले महीने इसी डिपार्टमेंट में कॉस्ट लगी थी, दो अलग चीजें। तो वर्क इन प्रोसेस होता क्या है? इसी डिपार्टमेंट का पिछले महीने का क्लोजिंग, ओके, इसी डिपार्टमेंट में पिछले महीने में कोई कॉस्ट लगी होगी, वो है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और ये यूनिट्स पिछले महीने में कहां से आए होंगे? प्रोसेस 3 से। तो प्रोसेस 3 से भी तो कोई कॉस्ट साथ लेकर आए होंगे, वो है 1680। ओके टोटल होगी 4680। टोटल चेक कर लें, इसमें भरोसा ना करें। 4680 बुरा ना मनाया करिए, वैसे बुरा तो नहीं मनाता, मना भी ले तो तूने क्या कर लेना मेरा, ये बड़ी पुरानी होगी वैसे। चले ओके। रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 20,000 यूनिट्स हैं और सवाल में क्या इसकी कॉस्ट मौजूद है? 9,200। इस डिपार्टमेंट में सॉरी इस पीरियड में कुछ मटेरियल ऐड हुआ, उससे क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वैल्यू 15,000। लेबर 20,000 और एफओएच 40,000। सवाल में नॉर्मल लॉस भी मौजूद है और वो हमने निकाला है जी 1800। रिकवरी वैल्यू है नॉर्मल लॉस की 0.5 है, तो ये बन गई 900। आउटपुट कितनी है जी? 18,200। कॉस्ट नहीं पता। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3600, कॉस्ट नहीं पता। और एबनॉर्मल गेन 400, कॉस्ट नहीं पता। ठीक है जी। अब इनकी कॉस्ट निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? ओके, लेबर और ओवरहेड्स को आज हम टोटल नहीं कर सकते। वेटेड एवरेज है, तोड़ने की जरूरत तो नहीं है। यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं जी? 18,200। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और ये नेगेटिव से होगा। ओके अब आइए जरा, अब जरा थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ आए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट्स हैं जी? 3600। मटेरियल के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं? ओके, लेबर और ओवरहेड छोड़ें। एक सवाल है मेरा आपसे, हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से 9,200 की कॉस्ट आ रही है,
ओके, ये 9200 की कॉस्ट क्या हमारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे एलोकेट होनी चाहिए कि नहीं? सोच के बताइएगा। 9200 की कॉस्ट जो हमारे पिछले डिपार्टमेंट से आ रही है, क्या इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 3600 का कोई हिस्सा है? हिस्सा है। ओके, अब मुझे बताइए कि ये जो 9200 है, मटेरियल के हिसाब से क्या इस पे 80% लगा हुआ है? सुने जरा, मटेरियल के हिसाब से 80% है, ये वाला 80% है, मतलब यहां से निकलेगी ना कॉस्ट, लेबर की यहां से निकलेगी, एफओएच की यहां से निकलेगी, तो क्या इसमें हम 9200 की कोई कॉस्ट नहीं देंगे? देंगे। ये बात पहले तय करें, क्या इस 3600 को हम 9200 की कॉस्ट देंगे? बिल्कुल देंगे। और हमारा मटेरियल तो इस पीरियड का है और इस पीरियड पे 80% कंप्लीशन है, तो एडजस्टमेंट्स करके हम ये 15,000 में से कॉस्ट निकाल के इसको एलोकेट कर देंगे। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं इसको 80% करता हूं तो मुझे बताइए 80% कितना बनता है? बताएं, 3600 का 80% 2880, ये कितना है जी? 1800, और ये 1440। ये तो आपको पता है 18200 ही रहना। भाईजान, अब प्रॉब्लम भला क्या है यहां पे? प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये फैसला इन चीजों को देखते हुए, ये 9200 किधर लिखूंगा मैं? ये 9200 भी तो एलोकेट तो करना है ना, फिर 4008 ये भी लिखना है, ये दोनों भी तो लिखने हैं ना। वेटेड एवरेज है, आपको पता है, नीचे टोटल करते हैं। क्या इन दोनों को मटेरियल के नीचे ऐड कर दूं? क्या इन दोनों को मटेरियल के नीचे ऐड करूंगा? ये मुझे बता दें। आपको पता है ना, वेटेड एवरेज में हम अमाउंट के नीचे टोटल करते हैं, तो मुझे बताएं ये 4680 और 9200 कहां पे लिखूंगा? बताएं। 9000 ये नहीं लेना, वेटेड एवरेज में तो हम सारा कुछ लेते हैं। कहां लिखूं? ये मटेरियल के नीचे लिख दूं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें पता है वेटेड एवरेज मेथड अगर होगा तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और पिछले डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आती है हम मटेरियल के नीचे टोटल कर देते हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है, क्या इसको मटेरियल के नीचे टोटल कर दूं? बोले सर, मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट अगेन अलग कॉलम बनाया जाएगा। क्यों अलग बनाया जाएगा? अगर मैंने यहां पे 9200 4680 इधर ही लिख दिया, इसका मतलब यह है कि मैं उसको भी 80% एलोकेट कर रहा हूं, जो कि गलत है। ये तो पूरा पूरा लगा हुआ है भाई, ये तो पूरा पूरा लगा हुआ है। 4680 के अंदर भी तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3 का आ रहा है ना, तो अलग अलग करना पड़ेगा भाई इसको। तो आप यहां पर एक और कॉलम बनाएंगे, फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ओके, तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 18200 और 3600 सारी की सारी। ओके, तो बस ये आखिरी ट्रिक था इस सवाल के अंदर, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। एक था ये नॉर्मल लॉस वाला पॉइंट और एक था ये वाला पॉइंट। मैक्सिमम अगर आपके गलत भी होंगे ना तो ये 2 ही गलत होंगे। 16 नंबर का सवाल है, आपके कोई 15 नंबर नहीं कटने वाले। मैक्सिमम 4 कट जाएंगे, 5 कट जाएंगे, 5 से ज्यादा नहीं कटने चाहिए। नहीं, वो और गलती होगी आपकी। चले ठीक है, मुझे चेक कराइएगा। जिन लोगों ने ये 2 काम नहीं किया, बाकी पूरा सवाल कर दिया है, मेरे ख्याल में 4 से 5 नंबर से ज्यादा नहीं कटने चाहिए, कम से कम 10 उनके आने चाहिए। हाँ, 10 आने चाहिए। देख लें 10 आए हुए आप लोगों के, तो चेक करवा दीजिएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है जी? नेक्स्ट, अच्छा, एबनॉर्मल गेन में क्या करना है? एबनॉर्मल गेन के इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होंगे? सबके पूरे होंगे। हाँ, सबके पूरे होंगे ना। क्यों? तो क्या पिछले डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आ रही है उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं? चले बात को बदलते हैं, हम समझते हैं अब नॉर्मल लॉस है। छोड़े गेन को, गेन वैसे कंफ्यूज करता है बंदे को। अब नॉर्मल लॉस है, इस डिपार्टमेंट में यूनिट्स आए जाया हो गए, क्या वो पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं लेकर आए थे? घर से बाहर से खाना लेकर आए, घर आते साथ ही वो गिर गया, तो क्या जो कॉस्ट दूसरे बाहर वाले डिपार्टमेंट में लगी वो जाया नहीं होगी? क्या वो एलोकेट नहीं करेंगे? तो करेंगे आप। ऐसी बातें बड़ी जल्दी समझ आती है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि एबनॉर्मल लॉस पे जो कॉस्ट लगेगी पिछले डिपार्टमेंट की वो तो एलोकेट करेंगे। बात समझ आ गई? ओके, 400 के 400 पे कॉस्ट आया हो गई।
मटेरियल पे क्या करना है, एग्जिस्टिंग पीरियड में जो मटेरियल लगा, क्या हम अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट देते हैं? मटेरियल तो नहीं लगा सर, जी प्रोसेस के स्टार्ट में मटेरियल नहीं लगा, ओके, लेबर वो भी नहीं लगी सर, और जो आखिरी है वो भी नहीं लगी। जी वो भी नहीं लगी, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से कोई कॉस्ट नहीं लगी, तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने एंड पे उसको ही सॉरी प्रीवियस डिपार्टमेंट को ही एलोकेट करना है, बाकी किसी में भी ये एलोकेट नहीं होगी। स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना, स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो कहानी खत्म हुई। तो बस ठीक है, सवाल खत्म हो गया जी। अब ये 400 यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। ले जी अब सवाल बिल्कुल वैसा बन गया जैसा हमने करना है। आगे तो करवाना भी शर्मिंदगी है, लेकिन मैं फिर भी आपको अमाउंट्स कैलकुलेट करवा देता हूं। शुक्रिया सर, ओके। और बस यही था इस सवाल में, और क्या था। ओके, अब सवाल पे आइए। सवाल में मुझे यह बताइए कि अगर मैं यहां पर बात करूं कि मेरे पास प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कौन सी है, एक 9200 की आ रही है। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी तो इसके अंदर ही शामिल करते थे ना। तो देखें जी, 9200, 1680, और मैं तो कहता हूं रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस भी इसी में से माइनस कर दें, क्योंकि इसी के यूनिट्स तो इसी के जाया हुए थे ना। ये जो यूनिट जाया हुए थे असल में तो इसी के हुए थे। ओके, तो -900 भी इसमें से कर दें। बताइए जी, 9980। ओके, मटेरियल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का 600 और 15000 इस पीरियड का 15600 बन गया जी। लेबर का बताइए जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है, 800, और इस पीरियड का 20000, तो ये बन गया 20800। और ये बता दें ओपनिंग कितना है, 1600 और 41,600। लें जी, अब आपके पास एक क्वांटिटी है, इसको टोटल करें, पर यूनिट निकालें, एलोकेट करें और प्रोसेस अकाउंट में जाके फेंक दें। बस आगे सवाल तो आसान ही है, बस यही मुश्किल थी इसके अंदर, बाकी तो सीधे सीधे सवाल है।